अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 29 रिज़ल्ट से पहले आखिरी लेक्चर है। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और लेक्चर 30 में आप खुशी खुशी मिलें। अच्छा जी, कल वाला सवाल ज़रा फटाफट पूरा करें। सोल्यूशन तो मिल गया था ना कि नहीं? सोल्यूशन मिल गया था ना आखिरी वाले सवाल का? यस यस। अच्छा चले, सही था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये मसला मुझे ना FAR 1 में भी आया है। ये जो मसला भी आ रहा है, बोली जा रही हैं कुड़ियाँ ख़ास तौर पे। हाथ खड़ा करें वो बच्चे जो घर जा रहे हैं, आज प्लान है उनका। सही से बताएं, सही से। ओके गुड, अलाउड। हाथ खड़े रखें जब तक मैं कहूँ ना, नीचे नहीं करने हाथ। हाइब्रिड वाले भी हाथ। अब ये वो सारे बच्चे हैं जो एक्साइटेड हैं इस वक्त, तो बोले जा रहे हैं फजूल की, ईरान की, तुरान की सारी बातें करी जा रहे हैं। बड़ा मसला आया मुझे FAR 1 में, तो मैंने उनको 15 मिनट ज़्यादा पढ़ाया क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम मेरा ज़ाया किया। और सर अदनान भी क्लास में आ गए, सर भी मेरे साथ ही आ गए थे उस वक्त। तो देख लें अगर ऐसा कुछ हो गया आपके साथ तो मुनासिब नहीं है। पहले ही क्लास जो है वो 15 मिनट लेट शुरू कर रहा हूँ मैं, तो अब 1 घंटा 10 मिनट की क्लास है तकरीबन इफ़ेक्टिवली। तो मेहरबानी करके चुप करके बैठें, जैसे ही क्लास ख़त्म हो खुल के प्लानिंग करिएगा अपनी और गपशप लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 हम कर रहे थे, जिसको हमने पूरा करना था। प्रॉफिट स्टेटमेंट हमारी बनी गई थी, शुक्र है आज तस्वीर नहीं खींचनी पड़ी। इसमें रह क्या गया था, इसमें सिर्फ इसको कंप्लीट करना रह गया था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल हमने निकाल ली थी। कोई मसला इस सवाल में? टफ सवाल था, देखो ना आप, ये सुन रहे हो ना, मसला अब है ना, ये प्रॉब्लम तो है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, नहीं करना उन्हें चुप आज मैं हाइब्रिड में भेज देना, मैंने खड़ा कर देना इन बच्चों को, ठीक है। लेकिन वहाँ भी हाइब्रिड भी, तो अब मसला ये है ना कि ये अलग नहीं है गर्ल्स का, तो मेहरबानी कर दो, फिर मैनू शर्म आएगी, मैं इतने क्लास से नहीं क्ला सकता ना थानू। अच्छा जी, क्वेश्चन टफ था लेकिन समझ आ गया था सारा। क्विकली ज़रा इसको देख लें। कंट्रीब्यूशन कितना निकाला था, जल्दी करो। हाँ, 1,4 और प्रॉफिट 20,100। अच्छा 320 है, 36,7404। अच्छा, अब मार्जिनल वाला हमारे पास आ चुका प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन वाला ऑलरेडी ये 20 का था ना, 38,900 गिवन था। रेकन्सिलिएशन बनानी थी, पार्ट सी ये था, ठीक है। तो रेकन्सिलिएशन बना लेते हैं, तो बड़ा आसान काम है। दोनों प्रॉफिट्स, दोनों स्टॉक्स हमारे पास आ जाते हैं तो इजी काम होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन वाला 38,900 रुपीज़ इन थाउजेंड्स। रिक्वायरमेंट है इसलिए लिख लें, मैं कर दूंगा यार क्लास के बाद, है कि निशानी दे के भेजनी है इसको, छुट्टियों में जा रहे हैं, पता नहीं वापस आए ना आए, जिंदा सलामत है। रिजल्ट है तुम्हारा? तुम्हारा भी है तो कोई बात नहीं, खैर अल्लाह अल्लाह चंगियाँ कर सी जी। आराम ना करना। डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, लेस डिफरेंस इन क्लोजिंग। इंशाल्लाह आप लोग कामयाबी होंगे, लेकिन दुआ कबूल होने की 3 शक्लें हैं। बेआईन ही वही मिले आपको जो आपने मांगा था, अच्छा जी, या अल्लाह की ज़ात अली को पता है कि हमारे लिए किस वक्त क्या बेहतर है, हमारे सामने वो बात नहीं होती, तो अल्लाह उससे बेहतर कोई चीज़ नेमुल बदल के तौर पे दें उसकी जगह पे, या सबसे खूबसूरत शक्ल उसको आखिरत के लिए अल्लाह ज़ख़ीरा कर दें। और जब क़यामत के दिन इंसान को पता लगेगा कि इस दुआ के जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी और यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, इतना अजर है, तो वो कहेगा कोई भी ना कबूल होती, क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा रहना है ना। तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं होती है। इंशाल्लाह पहली बात यह है, अल्लाह आप सबको कामयाब ही करेगा। लेकिन जो एक ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रेस हो रही है, पता नहीं डिप्रेशन में चले गए हैं भैया, क्या मुसीबत है यार, दुनिया का ज़िंदगी का एंड तो नहीं हो गया। डिप्रेशन तो इसका होना चाहिए कि एक बार मर गए तो चांस भी दूसरा कोई नहीं है, उसका कोई डिप्रेशन कोई नहीं है। तो जो भी हो, अगर मेहनत की है तो इंशाल्लाह कामयाब भी होगे। नहीं तो जिसको पता है कि वो नहीं पास होगा, उसको पता है, तो सिर्फ 1.5 महीने 1.25 महीने से खुद को तसल्ली दे के चल रहा है, ठीक है।
बाकी इंशाल्लाह जो 50-50 वाले होते हैं ना, वो नॉर्मली जो जेन्युइन 50-50 वाले होते हैं, जिनका वाकई जिनको नहीं समझ लग रही होती कि पता नहीं क्या बनेगा, नॉर्मली वो पास ही होते हैं। ठीक है, तो अब तकरीबन 40% के आसपास रिजल्ट होता है सीएमए का, तो इंशाल्लाह 100 में से 40 पास होंगे तो आप उनमें हो सकते हैं। लेकिन आप तो सीएमए का पेपर नहीं, ओह आपका FAR 1 का है, ओह उसका तो तकरीबन कोई 25, वैसे तो 25 से भी नीचे रहा है, अल्लाह करे कोई इंप्रूवमेंट आई हो, 30 के आसपास चला जाए, तो 100 में से 30 अगर पास हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं उन 30 में से हो सकते। करें दुआ, होंगे इंशाल्लाह। बाकी परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप हो, 3 दिए थे 2 निकल जाएं, उस पर शुक्र करें, जो एक नहीं निकला उसमें अपनी गलती ढूंढें और आगे बढ़ें। जब तक खुद को गलत नहीं समझेंगे हम, तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सबसे बड़े मुजरिम वो हैं जो गलती नहीं समझते, नहीं, इससे भी ऊपर की कहानी है। तकरीबन कोई हर सेशन में एक दो बच्चे ऐसे ज़रूर आते हैं जो कहते हैं सर वो घर पे तो कैफ पूरा हो गया है, लेकिन अभी हमारे सिर्फ PRC के बाद कैफ के 2 ही पेपर पास हैं। पेपर पास नहीं हुआ, घर पे पास कराते रहे। सबसे बड़े मुजरिम ये हैं, एक तो झूठ बोल रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, दूसरा उनकी पासिंग के चांसेस भी फिर कोई नहीं है, वो फिर ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। तो असल तो यही है, मैं भी आपको बताता होता हूँ अक्सर कि CA की फील्ड है, मेरे भी पर्चे फेल हुए थे पढ़ते हुए, लेकिन उसका काम ये होता था यार अच्छा ये गलतियाँ की हैं, अगली बार के पर्चों के साथ उसको मिला के, तो 3 देने थे तो 4 दे दिए, चारों पास करने पड़ते हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ज़िंदगी का एंड नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल बड़ा रवाज चल पड़ा है, हर तरफ से प्रेशर, हर तरफ से, घर से, बाहर से, अपने आप से नहीं प्रेशर लेना होता, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह पहली बात तो है अल्लाह आपको कामयाब ही करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ ना सही तो इस दुआ से वहाँ पे हो जाएंगे। ओके, अच्छा जी, सॉरी, असल में इस वक्त ज़रा ये क्रिटिकल टाइम होता है बच्चों के लिए। ठीक है, वो खामखा जो है हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो, मेरे लिए तो उस्ताद हूँ ना, पेपर वाला दिन क्रिटिकल है। जब मैं एक बार पेपर देख लेता हूँ उसके बाद मैं रिलैक्स हूँ कि जो आया वो पढ़ा हुआ था। बाकी रिज़ल्ट तो बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं ना, बच्चे ने खुद कैसा पढ़ा, आखिरी महीने में क्या किया, बीमार हो गया, घर पे कोई मसला हो गया, परेशानी हो गई, हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो फिर स्ट्रेस का टाइम मेरा नहीं आपका है, लेकिन आप लोगों के स्ट्रेस का मसला ये है कि फिर उस पर जो रिएक्शन बच्चे कर देते हैं अक्सर बिल्कुल समझ से बाहर है। दुनिया कोई असल समझ लिया और फिर उसके ऊपर इस तरह के मतलब हरकतें कर रहे होते हैं जो ऐसे बंदा सुनता देखता है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह कामयाबी करेंगे, और अगर कोई गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं है, हर चीज़ के लिए अल्लाह ने कोई वक्त तय किया होता है, और असल में तो गलती अपनी होती है। हाँ, और उसको देखकर अगली बार के लिए सही करेंगे। ठीक है, ओके, बाकी इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अब मेरी दुआ है, मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चे पास हो जाए। अच्छा, पता है ये वालिद आपका या आपका उस्ताद, ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको आगे जाता देख के खुश होते हैं, अपने से भी आगे जाता देख खुश होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे पास हों, लेकिन आप लोग खुद ही नहीं चाहते। ओपनिंग 31,000 है, चलें जी, अब 10 मिनट तो इसमें लग गए, अब 1 घंटा पढ़ने का रह गया, तो इसलिए आप बिल्कुल चुप रहें। ठीक है, मैंने रिज़ल्ट इसलिए याद कर, शोखे हो रहे हैं सारे, चुप करके बैठे हैं, रिज़ल्ट भी आ रहा है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, हम उसी से पढ़ें जी। 31,000 है और 31,000 है ओपनिंग। अच्छा पहले क्लोजिंग देखना है, 36,000, तो फिर इधर से 19,104, तो 36 माइनस 19,100। वैसे आपने कर लिया होना है, लेकिन मैं ज़रा तसल्ली कर रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ज़रा पूरा सोल्यूशन आपके सामने हो। कोई ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा करना ही नहीं और आखिरी दिन बैठ के शायद याद ही ना आ रहा उनको करना। 896 माइनस, ये तो ओपनिंग था ना, क्लोजिंग था। अच्छा, तो पहले आपने ओपनिंग क्यों नहीं करने दिया मुझे। 31 माइनस 16 300। अच्छा मैं ये लिख लूँ, 31,000 माइनस 16,300। अब बोलो 14,700, और बोले आंसर। टिच टैली हो गया। चले, ओके जी, तो ये 3 पार्ट्स ही थे। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। मैं पिछले चैप्टर का भी भूल गया था, सिर्फ उसकी तस्वीर निकालना, और जाहिर है इसका भी अब देखो किस वक्त निकालता हूँ तस्वीर, लेकिन आपको तस्वीर यहाँ से खींचने के लिए अभी दिखाऊंगा सवाल। अब आपके पास तीसरा चैप्टर ऐसा हो गया है
आप किसी भी वक्त बैठ के रिवाइज कर सकते हैं। एक सिटिंग में करें, इसके लिए कुछ सवाल कम करने पड़ेंगे, तो वो कम वाले सवाल अब मैं ढूंढता हूँ, ठीक है। बाकी ये ज़हन रखिए प्लीज़ कि आपको नोट कर लेना चाहिए इसको। ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर नहीं आई, सर जब तस्वीरें भेजेंगे तब हम रिवीजन शुरू करेंगे, क्या मतलब, दिखा दो दिया जाता है। यहीं पे था मेरे ख्याल से, हाँ, बल्कि 1 मिनट, इसमें कोई सवाल मैंने और ना डाला, वो वर्ड वाला ही खोलते हैं, उसको चेंज कर लेंगे। पिछले अटैम्प्ट का ये देखें ज़रा, आपके पास ये सारे सवाल आपने किए हुए हैं, यानी कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की रिवीजन आपने जब भी करनी है, बस एक रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल रहता है, वो मैंने अभी इसलिए रख लिया है, उसमें कॉन्सेप्चुअली मसला कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज वाला चक्कर उसने डाला हुआ था। यानी कि जो पिछले साल से डेटा निकालना है बजट के लिए, डायरेक्ट मटेरियल को इतने % बढ़ाओ, लेबर को इतने % कम करो, या ये बढ़ाओ, ये कम करो, ये बढ़ाओ, ये काम ना आप बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हो जाते हैं जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर कर लेते हैं। बीच में किसी वक्त खुद करवा दूं अलग बात है, नहीं तो उस चैप्टर के बाद किसी भी वक्त सरप्राइजिंगली आपके टेस्ट में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे मैं लास्ट अटैम्प्ट को नॉर्मली करता आखिरी क्लास में ही हूँ, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो वन ऑफ आने वाले, यानी कि एक आधी दफ़ा आए फिर ना आए, तो वो मैं ड्यूरिंग सेशन ही करवा देता हूँ। रिवीजन की क्लास के अंदर नॉर्मली उसकी रिवीजन को नहीं करवा रहा होता, जो मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं ना, ठीक है। वैसे मैं नॉर्मली करवाता हूँ रिसेंट अटैम्प्ट को एंड पे जाके, ठीक है। तो इसलिए जब कभी आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की रिवीजन करनी होगी तो बस ये 4 सवाल है, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लिया आप लोगों ने, बोलो। अब 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर देख लें, इसका कौन सा, फ्रांसिस्को का 8 है, 7 है, नंबरिंग सही करा दें मुझे। अच्छा, ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, चलें तो अच्छी बात है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, 6, सुभान अल्लाह, ये तो बड़ा आसान हो गया काम है। क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8, ठीक है जी। चलो यार मैंने पढ़ा लेने दो यार, पहले पता, अब 1 घंटा बचा है जी। ये बहुत ज़रूरी तस्वीर होती है, मुझे भी मैंने रखा होता है ये, साथ साथ मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी तस्वीर होती है, इंशाल्लाह पूरा रिवीजन प्लान तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये साथ साथ देना इसलिए ज़रूरी है कि ये एंड पे नहीं करनी रिवीजन। अब जैसे 4 दिन है, संडे 3 दिन है, आज का जो गुजर गया, संडे मंडे ट्यूसडे, इसमें से आपने संडे वाले दिन रिज़ल्ट को बुलाने के लिए पढ़ना है, ताकि रिज़ल्ट ज़हन में ना हो, पढ़ाई चल रही हो। मंडे वाले दिन रिज़ल्ट आ गया, चलो एक दिन आपने ले लेना है, खुशी मनानी है अल्लाह करे, तो उसके लिए एक दिन ले लेना है। और फिर मंडे को आपने ट्यूसडे को आपने जो कामयाब हुए वो इस जज्बे से कि आगे भी कामयाब होना है, फिर पढ़ना है, और जो रह गए वो इस जज्बे से पढ़ेंगे कि इस बार मैंने अपनी कमियां दूर करनी है। तो ये तीनों टॉपिक्स आपने रिवाइज करने हैं, लेकिन जो और पेपर पढ़ रहे हैं वो भी, ठीक है। तो आपने 3 तो टॉपिक्स हैं, FOH, ABC और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लेकिन एक सिटिंग में। अब ये 4 सवाल हैं, ये मैक्सिमम भी आपका 1.5 घंटा लेंगे अगर आप मोबाइल लेस होकर पढ़ें, ठीक है। मोबाइल देखेंगे तो कभी कोई जो है वो दोस्त मैसेज कर रहा होगा, कभी कोई कॉल कर रहा होगा, उससे बेहतर है उसको साइड पे रखें और अपना काम करें, ठीक है। ऐसे ही FOH का चैप्टर करेंगे, थोड़ा काम हुआ है लेकिन ये करके आएंगे रिजल्ट के बाद, ये बिल्कुल तैयार होगा। फिर आप जो टारगेट कॉस्टिंग है ना, सिर्फ 3 दिन का टॉपिक है मैक्सिमम, उसके बाद फिर चौथा लेक्चर हमारा होगा रेलेवेंट कॉस्टिंग का, उसके बाद फिर कुछ वो पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस इसलिए ज़रूरी है कि जब कभी वीकेंड आए कोई पुराना एक टॉपिक उठा के आपने करते रहना है। CMA पास करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है, ओके। चलें, वैसे तो मैंने FIR 1 को भी रिवीजन के लिए दे दिया कुछ सामान, FIR 2 के लिए देखते हैं, कोई नहीं दिया उनको भी वैसे। चलें जी, अच्छा जी, अब ये आखिरी सवाल भी था, इसमें कोई मसला किसी को आया हो तो बता दें। किसी को कोई मसला आया है तो डिस्कस कर देता हूँ। कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया है? ओके, सोल्यूशन मिला था? कोई मसला? किसको सोल्यूशन नहीं मिला? कोई मसला नहीं है,
देख लो, बाद में कोई ये ना क्लेम लेकर आ जाए कि नहीं इस सवाल में ये मसला था, सर ने मुझे कराया नहीं था। सर ने तो सवाल ही पूरे नहीं करवाए थे। चला जाऊँ आगे, टेस्ट डिस्कस कर लेता हूँ, वरना फिर इस पर 10 मिनट लग ही जाने। पता है आपको, जब बात शुरू करें तो। चले, अब टेस्ट की डिस्कशन में मैं समझता हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल टेस्ट 2 वाला था। टेस्ट 3 जो कि ताज़ा होगा, इसलिए टॉपिक भी चल रहा है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है टेस्ट 2। अब टेस्ट 1 का वो जो फ्राई लिमिटेड वाला कौन सा सवाल था, वो तो हमारे सिलेबस का सवाल ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हर बच्चा कही जा रहा है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1। मैं वो भी लेके आया हूँ, वो भी करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, तो वही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सिलेबस में तो नहीं है ना, लेकिन कोई नहीं, मैं करा देता हूँ। तो पहले फिर वैसे तो मैंने तरतीब में टेस्ट 1 लगाया था, ये वाला सवाल आप कहते हैं, पता नहीं इसको क्या, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। फिलहाल मेरा दिल है टेस्ट नंबर 2 करते हैं। अजीब सवाल था ये, अजीब सवाल था ये। हमने FOH भी कर लिया था, ABC भी कर लिया था, समझ नहीं आई थी कि ये कौन सा है, ये को मिक्सचर सही था। कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। करना शुरू करते हैं सवाल, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। सवाल पढ़ें। डिटरमिन, गुड लक। गुड लक तो होता ही है मेरे हर टेस्ट में, पता ही है आपको। डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा, ब्रावो एंड चार्ली। पहली बात क्या पता चली कि ये प्रोडक्ट वाइज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाह रहे हैं, ठीक है। OAR चाह रहे हैं, पर यूनिट चाह रहे हैं, और प्रोडक्ट वाइज चाह रहे हैं। अच्छा, अब वैसे तो सीखा ये हुआ था कि डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट गिवन होगी, मतलब डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन की बेसिस होंगी, तो डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट निकालेंगे, फिर उनको प्रोडक्ट वाइज करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे यूनिट से, पर यूनिट OAR आएगा। लेकिन इस सवाल के अंदर डेटा ऐसा नहीं था कि डिपार्टमेंट वाइज जाएं, बल्कि देख लेते हैं, पढ़ते हैं। मुझे भी भूल गया ना, काफ़ी पुराना टेस्ट है, उस वक्त जब देखा था तो जहन में था, ठीक है। अच्छा है, ज़रा रिवीजन मेरी तरफ से भी। यूजिंग सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन, अच्छा यानी OAR निकालना है लेबर आवर्स की बेस पे, पर लेबर आवर निकलेगा, और फिर उसको पर यूनिट करना है। तो अगर तो लेबर आवर डिफरेंट होंगे तो फिर यानी कि एक यूनिट पर एक लेबर आवर लगता है, फिर तो वही रेट बन गया। नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि रिकैलकुलेट करें फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ, यानी एक्टिविटी बेस्ड भी है, और लिस्ट डाउन करें 2 मेरिट्स ऑफ ABC। मेरिट्स डीमेरिट्स देखे थे ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो थ्योरी भी आ जाया करती है। वाह जी वाह, बड़ा कमाल हो गया ये तो। इसका सलूशन आपको मिला था, इसका भी सलूशन मिलना तो चाहिए था। ये C पार्ट, एक में ये 1 मार्क, 2 मार्क्स का था, 1 का था। 1 मिनट यार, 1 मिनट यार। टोटल 15 है, तो उसमें 2 मेरिट्स का के 2 मेरिट्स के आधा आधा नंबर, यानी 1 नंबर था टोटल, ठीक है। तो ये 4 सिर्फ आपके लिए लिख दिए गए हैं कि आपने जो पसंद आए वो लिख लेना था, यानी कि कोई से 2 लिखने थे। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं, आईके भी अपने सोल्यूशन में 3-4 चीज़ें डाल देता है, मतलब एहतियातन ज़्यादा लिख देता है कि जिस बच्चे ने इसमें से जो भी लिखा होगा वो आ जाएगा। कोई से 2 लिखने थे, ठीक है। अच्छा, चलो यार, मेरे ख्याल में सिंगल FOH रेट, सिंगल OAR चाहिए आपको, ये तो वेरी सिंपल। और उसके बाद ये ABC कॉस्टिंग ना, ये मेरे भाई TA ने आप लोगों के ऊपर शफकत की और ये लिख दिया था। ओरिजिनली ये लिखा हुआ नहीं था, मैं उस वक्त मेरी नज़र नहीं पड़ी, वरना मैं ना लिखने देता, मैं आप लोगों को परेशान होने देता, और आप लोगों को छोड़ता कि आप करते क्या हैं उसमें। तो आपको लिंक मिल गया कि चलो इस तरह से चलते थे, तो थोड़ा बहुत आपने चल लिया होगा। चलें, खैर सवाल पढ़ते हैं। सिंगल OAR निकालना है, और सिंगल में मैं कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहाँ पर मुझे टोटल FOH नज़र आ गए वहाँ पे मैं उसको ज़बानी कलामी बता दूंगा और फिर निकाल लेंगे। फ़िलहाल तो मैं B पार्ट की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर आप सोल्यूशन पे गौर फरमाएं तो सिर्फ 2 मार्क्स हैं इसके सिंगल OAR के, बाकी ज़्यादा मार्क्स कहाँ पड़े, 2 कर लो, साथ ये वर्किंग भी हैं 2, ठीक है। तो 3 मार्क्स इसके ऊपर हैं, बाकी सारे मार्क्स जो हैं वो इधर ही पड़े हैं, ठीक है। हर स्टेप पे मार्क्स मौजूद होते हैं, ठीक है।
अब जितने उनके पास मार्क्स हैं उन्होंने उस हिसाब से बांट लिए। अब पता नहीं ये कैसे करेंगे ये कैसे करेंगे कि इन 3 को 0.5 कैसे बांटेंगे, ये अब इनको पता होगा। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है बस। ठीक है, 0.5 में से 3 हिस्से करो तो जो बचता है बस वही है। तीनों सही हैं तो ठीक है, 0.5 मिल जाएगा, नहीं तो एक एक नंबर कटता जाएगा, आधा आधा, पौना पौना, सवा सवा, कुछ भी। ठीक है, तो पहले फिर यही कर लें ताकि ये सबसे पहले हो जाए। ऐसे ही पेयर अवे यार। ओके, सवाल पढ़ लें यार अब तो। AE प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, अल्फा, ब्रावो एंड चार्ली। द मैनेजमेंट हैज सम रेजर्वेशंस ऑन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग बिकॉज जूनियर कॉस्ट अकाउंटेंट करंटली कैलकुलेट्स सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट बाय यूजिंग एक्चुअल डेटा। अच्छा, एक्चुअल डेटा को यूज़ करके सिंगल रेट निकालता है, यानी कि उन्होंने तो वो तो बिल्कुल ही किसी और पासे टुर रहा है जी असी अकाउंटिंग पढ़ी सी। इसीलिए शायद उसने ए पार्ट में क्या कहा है कि आप OAR निकालो, ठीक है, यूजिंग सिंगल ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर। तो OAR तो स्टार्ट में बजट्स को यूज़ करके इस निकाला जाता है ना, वो एक्चुअल पे कर रहा है तो पता नहीं क्या कर रहा है, हमें उससे क्या, हमने तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। कॉन्सिक्वेंटली ये क्या, द सीनियर कॉस्ट, अच्छा, द सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट यानी आप हैज़ रिव्यूड, जब कर लेंगे इंशाल्लाह आप कॉस्ट अकाउंटेंट सीनियर बन जाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, इतनी को कॉस्ट तो यहाँ पे सीख ही लेंगे आप। बाकी मजीद आगे जाके फाइनल के अंदर, MFA के अंदर, BFD के अंदर चीज़ें और सीखते जाएंगे, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, तो फिर आप सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे। हैज़ रिव्यूड द रिकॉर्ड्स एंड गैदर्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग लेटेस्ट क्या होता है, मतलब गुजर चुका है जो, लास्ट, वर एज फॉलोज। तो ये क्या है, प्रीवियस कॉस्ट। ओके, अब इनकी बेस पे शायद बजट्स चलेंगे हमारे। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट वेजेस हैं, मशीन मेंटेनेंस, स्टोर, क्वालिटी कंट्रोल, क्लीनिंग एंड रिलेटेड। यानी उन्होंने कॉस्ट वैसे ही तकरीबन बांट के दे दी, लेकिन अब पता नहीं वो पता नहीं कब क्या करता है, आगे जाके देखते हैं किस तरह से उसने हमें जो है वो डेटा दिया हुआ है, हमने क्या करना है उसके साथ। ये ABC पता नहीं कैसे लगाएंगे, मुझे तो नहीं लगता कहीं ABC लगता नज़र आ रहा है। फ्यूल एंड पावर है, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग है, स्टोर स्पेयर्स हैं, और रेंट रेट एंड टैक्सेज हैं। बड़ा अजीब सवाल है, बड़ा अजीब सवाल है। द प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ लेटेस्ट ईयर डिपिक्ट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, पर यूनिट है, लेकिन पर यूनिट सब ठीक है, ये टोटल है, यूनिट्स में टोटल है, और ये सब पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट चल रहा है। ठीक है, इंस्पेक्शन आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स दिए हुए हैं, मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स और यूनिट्स। ठीक है, अभी तक भी मुझे कोई लग नहीं रहा पता ABC कैसे लगेगा। ABC ऐसे थोड़ी लगता है, इन्होंने पता नहीं क्यों ये ABC लिखा है, ये शायद इनसे गलती हुई है, क्योंकि असल सवाल में मैंने लिख कर नहीं दिया हुआ। एनीवेज, जैसे आपने सवाल किया है वैसे ही आंसर वैसे ही होना है इंशाल्लाह, देखेंगे आप, क्योंकि जो समझ आती है वही आती है जो मुझे आ रही है। ओके, नेक्स्ट, अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन आ रही है, प्रोडक्ट वाइज गिवन है, अल्फा, ब्रावो, चार्ली। गुड। एक्टिविटी बेस्ड बन ही जाएगा फिर तो, अल्फा, ब्रावो, चार्ली। लेकिन अब देखना ये है कि ऊपर कुछ खर्चे बड़े अजीब से आ रहे हैं, बहुत अजीब सवाल लग रहा है। फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन, ये आप पर्चे में सोच रहे होते हैं बैठे हुए ना। उसके बाद फैक्ट्री की मशीनरी की कॉस्ट है, स्टोर कंजम्पशन, स्टोर्स क्या होते हैं जी, स्टोर्स ये जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, स्टोर के आइटम्स होते हैं छोटे मोटे, जिससे फैक्ट्री चल रही होती है ना, तो कंज्यूमेबल्स जो होते हैं वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड गिवन है। द रेट ऑफ डेप्शन ऑफ प्लांट इज 10% पर एनम। चुप है तो स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब B पार्ट हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने FY डिस्ट्रीब्यूशन शीट को बना लेना है प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, और प्रोडक्ट अल्फा, प्रोडक्ट ब्रावो, प्रोडक्ट चार्ली। ये क्या चक्कर है, सवाल चेंज हो गया चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाएं। लेट मी स्टार्ट दिस। B पार्ट में पहले कर रहा हूँ, प्रोडक्ट वाइज, टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, B पार्ट, प्रोडक्ट वाइज FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट हम बना लेते हैं। जी, FOH की कॉस्ट हुआ करती है
बोलो। ये इसको हम कॉस्ट पूल कहते थे, कॉस्ट पूल हो गया। उसके बाद ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर लिख, उसके बाद आपने यहाँ पर FOH कॉस्ट पर ड्राइवर निकालनी होती थी, वही पर, चलो वही लिख लो यार, एक्टिविटी वाइज FOH रेट आ गया, और उसके बाद अल्फा, ब्रावो, चार्ली। ठीक है, चलें। अच्छा जी, अब कॉस्ट पूल्स आपको कौन कौन से नज़र आ रहे हैं? कॉस्ट पूल्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेस हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वेजेस उसने आपको मशीन मेंटेनेंस, स्टोर, क्वालिटी कंट्रोल और क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज की दे दी है। ठीक है, करना क्या चाह रहा है वो? अल्फा ब्रावो चार्ली पे आए तो कैसे आए? उसने कहा जी इनडायरेक्ट वेजेस तो अच्छा अलग अलग ही लेकर चलना पड़ा, यानी कि थोड़ा सा मतलब डिफरेंट बन रहा है सवाल। कॉस्ट पूल उसने जैसे बनाए हुए हैं ज़बरदस्ती वही लेकर चल रहे हैं। हमें आदत थी कि हमने मेंटेनेंस का एक पूल बनाया, इंस्पेक्शन का एक पूल बनाया, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन अब इनडायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी उसने 4 चीज़ों की बनाकर दे दी। हालांकि उसको इकट्ठा करके कोई एक बेस बना देता, वो कुछ इस तरह से हम उसका वो ड्राइवर निकाल लेते। तो क्या कर सकते हैं, कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो चलें, मशीन मेंटेनेंस है तो इसके लिए बेस मुनासिब क्या लग रही है आपको? मशीन मेंटेनेंस। पहली बात, मेंटेनेंस आवर्स होते हैं, मेंटेनेंस आवर्स नहीं है तो मशीन आवर्स को यूज़ कर लेंगे। चलो सही है, इसको यहाँ पे छोटा छोटा लिखते चले जाते हैं। मशीन आवर्स। स्टोर्स के लिए स्टोर कंजम्पशन गिवन थी, कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। सबसे पहली मुनासिब बेस क्या सिखाई थी? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स मिल जाए, नहीं तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस मिल जाए। यूनिट्स को यूज़ करके हम अगला काम करते होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हैं। यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए 600, और का एक यूनिट इंस्पेक्ट होने पर लगते हैं 2 इंस्पेक्शन आवर्स। तो इंस्पेक्शन आवर्स कितने बने? 1200। वर्किंग वर्किंग वर्किंग। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 3, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 4। तो बहरहाल क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें बेस क्या बनाना है जी? इंस्पेक्शन आवर्स को। यहीं पे कर लेते हैं यार, कौन जाए, थोड़ा माफ़ भी कर दो। हाँ, पहली क्लास में थोड़ा बेहतर हूँ, पहले मैं आया, बच्चे कहते छुट्टी कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं, चार्जर आप लोग ही हैं, आपको देख के आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी गर्म होती चली जाएगी। ओके, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन आवर्स, आगे बढ़ें। क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज, नंबर ऑफ यूनिट्स, स्टोर्स कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, नहीं, सफाई सुथराई के लिए भी एरिया ही होता है। ठीक है, तो फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन की बेस पर आपने इसको बांट लेना। ठीक है, स्पेस परसेंटेज में दी हुई है, अच्छी बात है, ज़्यादा आसान होता है परसेंटेज में दे दे तो। फ्यूल एंड पावर के लिए क्या करें जी? बोलें। असल में फ्यूल एंड पावर की सही बेस नंबर 1 प्रेफरेंस क्या है? यानी मिक्सचर सा सवाल है। ठीक है ना, दोनों बातें, दोनों टॉपिक्स इसके अंदर टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, खैर, फ्यूल एंड पावर के लिए पहली बेस मुनासिब है किलोवाट आवर, ना हो तो मशीन आवर्स यूज। हाँ, हार्स पावर मिल जाए तो वो भी ना हो तो फिर ना हमारे पास यहाँ पे किलोवाट आवर्स है, ना हमारे पास यहाँ पर आवर्स वो हार्स पावर है, तो फिर क्या करें इसको? मशीन आवर्स की बेस पर। डेप्रिसिएशन के लिए गिवन है कॉस्ट, यस कॉस्ट, अच्छी बात है। इंश्योरेंस ऑन प्लांट, बेहतरीन, कॉस्ट। इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग की कॉस्ट होती तो वो यूज करते, बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं है तो फिर अल्टीमेटली स्पेस यूटिलाइजेशन पे ही जाएंगे। ठीक है, स्टोर स्पेयर्स के लिए जी, जैसे ऊपर करके आए हैं बोले हैं,
स्टोर कंजम्पशन गिवन है ना, तो स्टोर स्पेयर्स की जो कॉस्ट है, जितना अल्फा, जैसे मैंने कहा था आपको वेयर हाउस की कॉस्ट के लिए असूल यही था ना कि अगर कुछ ना मिलो, देखना तो ये है कि जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है रॉ मटेरियल को, जितनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा भेज रहा है, वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो कॉस्ट ज़्यादा स्टोर की उसको चार्ज हो, उसके ये वेयर हाउस की रॉ मटेरियल के। तो स्टोर भी वैसे ही है, जितनी स्टोर की सर्विसेज समझें अल्फ़ा ने ली हैं, ज़्यादा ली हैं, तो अल्फ़ा को ज़्यादा कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। तो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली ने स्टोर की कंजम्पशन के हिसाब से ही अपने ऊपर इस कॉस्ट को चार्ज करवाना है, ठीक है ना। कंजम्पशन कैसे गिवन है, रुपीज़ में गिवन है। लो जी, अल्फ़ा ने 720 अल्फ़ा ने 720 रुपये की कॉस्ट जो है वो स्टोर के ऊपर, जो स्टोर की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ब्रावो ने 270 और चार्ली ने, तो फिर जिसने ज़्यादा की उसको कॉस्ट ज़्यादा जानी चाहिए, 1000 में है ये। ओके, सही है, तो आसान लग रहा है अब एकदम से। रेंट रेट के लिए भी स्पेस, ठीक है। अब ज़रा देख लें ये जो हमने लिखा है ऐसे, मशीन आवर्स वो अलग बात है कि निकालने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है जी, स्टोर कंजम्पशन। नेक्स्ट क्या है जी, इंस्पेक्शन आवर्स, ठीक है। क्लीनिंग सर्विसेज के लिए स्पेस यूटिलाइजेशन। फ्यूल एंड पावर के लिए मजबूरन मशीन आवर। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के लिए कॉस्ट। इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी के लिए, अच्छा ये अलग अलग थी, बिल्डिंग की अलग थी, डेफिनेशन अलग थी। ओके, ये मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्डिंग की डेफिनेशन के लिए फ्लोर स्पेस मजबूरी है, और प्लांट की तो कॉस्ट हम ले लेंगे। इंश्योरेंस के लिए कॉस्ट, बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए स्पेस। स्टोर कंजम्पशन, स्टोर, अच्छा स्टोर की खुद कंज्यूम होने की कॉस्ट जो है, कंजम्पशन ही उसकी बेस है, तो कंजम्पशन ही तो नीचे गिवन है, ये कंजम्पशन ही तो गिवन थी, इसका टोटल क्या बनता है 1800, वही ऊपर गिवन है, ठीक है। और उसके बाद फ्लोर स्पेस रेंट के लिए, ठीक है। तो ज़रा कैलकुलेटर कर लें, ज़रा समझ आती है तो नहीं, पहले ज़रा दो चीज़ें निकाल लें, सिर्फ दो चीज़ें निकाल के देनी है मैंने आपको। सबसे पहले इंस्पेक्शन आवर्स निकालते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज इंस्पेक्शन आवर्स, यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 1, पता नहीं वर्किंग का क्या नंबर था सोल्यूशन में, इंस्पेक्शन आवर्स का वही लिख लेना ताकि आप बाद में फिर मैच कर लें। वर्किंग 3, पता नहीं 1 केड़ी है, यही होगी। तो वर्किंग 3, क्या मैं निकालना चाह रहा हूँ जी, इंस्पेक्शन आवर्स। प्रोडक्ट वाइज चाहिए ना, याद है आपको मैंने जब आपको सिखाया था शुरू के अंदर, तो ये वर्किंग ऐसे अपनी एग्जांपल बना के दिखाई थी, याद है, अल्फ़ा बीटा, नहीं अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, ठीक है। अब इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट भी गिवन है और इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी गिवन है, तो पकड़ो ज़रा हाईलाइट करके, कितने गए यूनिट्स, ये तो ये पढ़े, नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड इनटू 1 2 3, ठीक है जी। तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्या ख्याल है, इंस्पेक्शन आवर्स निकालने हैं, तो आपने कहना है जी कितने यूनिट्स, आप अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ थाउजेंड्स में है कि आपको 6 लाख यूनिट्स इंस्पेक्ट हो गए, ज़रूरी बात है, अच्छा करते हैं ना, वो कहा है तो मैं वो काम करते हैं क्लास के बाद, ठीक है। अच्छा 600 यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए और हर यूनिट के ऊपर 2 आवर्स लगते हैं, तो आप यूँ लिख लें, यहाँ पे फॉर्मूला ना, फॉर्मूला जनरलाइज करके लिख लें, क्या लिखेंगे, इंस्पेक्टेड यूनिट्स इनटू इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट, ठीक है जी। अब ये जनरल फॉर्मूला लिख लिया, अब ज़िंदगी आसान होगी, ठीक है जी। अब कैलकुलेटर करते जाएं, 600 इंटू 200, ये अब इंस्पेक्शन आवर्स हैं, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आवर्स। फिर 400 इंटू 300, आसान है सवाल, यानी कि 12, फिर इसका 1200, तीसरा 1350 इंटू 4, और साथ ही एक टोटल भी रख लें ताकि कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत पड़नी है आपको तो वो भी हो जाए जी, डन जी। यानी सवाल देख के तो कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह का नाम लेके चल पड़े तो चीज़ें समझ आने लग गई ना, ठीक है। अभी किसी तरह से सवाल आएगा और ज़िंदगी रही तो जब आप पेपर देकर आएंगे, ठीक है ना। तो जो सवाल आएगा उसमें चूँकि आपको मैंने रिवीजन का इसके भी क्वेश्चन दे दिया और 3 चैप्टर आपने रिवाइज करके आने हैं, एफ का और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के अंदर 2 सवालों वाला टेस्ट होगा, जिसमें से एक सवाल FOH या ABC में से आएगा, दूसरा सवाल जो है वो आपका
मार्जिनल एब्जॉर्प्शन से आएगा, एक्सपेक्ट कीजिएगा, ठीक है। दोनों ही आएंगे, एक भी आ सकता है, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, आई कैप कोई टॉपिक छोड़ भी देता है और कोई छोड़ा हुआ टॉपिक ले भी आता है, ठीक है। आप तैयार पूरा होके आइएगा, ओके। अच्छा जी, इंस्पेक्शन आवर्स आ गए। उसके बाद दूसरी वर्किंग का नंबर कहाँ पे डाला हुआ है उसने, ये मशीन आवर्स वर्किंग 2 का है। चलो, लोगों की वर्किंग 2 पहले होंगी है, साड़ी वर्किंग 3 पहले से। मशीन आवर्स बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अल्फा ब्रावो चार्ली, मैं ABC लिखूंगा भाई, मेरी वर्किंग है, मैं ये लिख लूँगा, काम चलाना है। वर्किंग में तो कोई मजबूरी नहीं है ना, मेन सवाल के अंदर आपने लिख लेना, बस वर्किंग के अंदर चलेगा। ये तो अपनी सहूलत के लिए लिख रहे हैं ये नाम वगैरह, ABC वगैरह जी। ओहो, सवाल इतने पे। अब पकड़ो जी, मशीन आवर्स कहाँ पे थे, कहीं से ढूंढ के बताओ। पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट गिवन है। यूनिट्स कहाँ पे, यूनिट्स तो गिवन ही नहीं है। ये वाले, ये मुक गया काम। तो अब कैसे निकालेंगे मशीन, देखो ना 12,000 अल्फा बने हैं और हर अल्फे पर 6 घंटे लगते हैं, तो मशीनें टोटल कितना चली अल्फे के लिए, टोटल कितना चली बीटे के लिए, टोटल कितना चली चार्ली के लिए, बीटा नहीं था ब्रावो था, ठीक है ना। तो आप ये फॉर्मूला भी जनरल करके लिख लो। मशीन यार मैं वो समझता हूँ कि सवाल के दूसरी तरफ ओपन किया हुआ है, सवाल के साथ तो वो तो सोल्यूशन है, सवाल के साथ हमने ओपन किया, तो हमें मशीन आवर्स चाहिए टोटल, ठीक है। मशीन आवर्स टोटल चाहिए। अब क्या करेंगे जी, चलो ऐसे लिख लो, प्रोडक्शन यूनिट्स, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, टोटल प्रोडक्शन इनटू, अच्छा यूनिट्स भी लिख लो, इनटू मशीन आवर्स पर यूनिट, ओके जी। अब कैलकुलेटर आपके पास हो, मैं फिर जा रहा सी, ये 2 येलोज हैं, ये वाला और इधर से ये वाला, ठीक है। तो 12,000 इंटू 6, पूरा लिखना है, पूरा लिखना है, 72,000। नेक्स्ट 20,000 इंटू 8, 160,000। किसी ने 1 लाख बोला, अच्छा 1,60,000 बोलने लगे थे, या गलती हुई कोई। 20,000 ब्रावो बने और 8 आवर्स लगते हैं एक ब्रावो पे, ओके। इतना बोरिंग काम होता है। अब देखो आप, नींदें आ रही हैं आप लोगों को। 45 इंटू 10, अगर आप लिखना चाहें तो यूँ 1000 में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1000 में लिख लें तो फिर आपका काम हो जाएगा। पहला क्या था, 72, 160, 450, 650, 82, ओके। ये 2 वर्किंग्स हो गई। और कौन सी वर्किंग उन्होंने की हुई है, फ्लोर स्पेस तो अवेलेबल है, पता नहीं क्यों है, कैपिटल कॉस्ट भी अवेलेबल है, क्या ख्याल है, कैपिटल कॉस्ट भी गिवन है और फ्लोर स्पेस भी गिवन है, ओके डन। परसेंटेज है तो क्या हुआ, परसेंटेज तो क्या हुआ। चलें शुरू करें काम, चलें। अब 1 बाय 1 खर्चों को उठाना शुरू कर दो। और मेरा मशवरा क्या है, जब आपने वो FOH कॉस्ट, मैं नहीं जा रहा उधर, जो कॉलम सोल्यूशन बना हुआ था, मैं कहा पागलों की तरह मैं लिखता रहूँ, फिर सोल्यूशन नज़र आ गया ना कि वो भी आया पड़ा है, डाउनलोड किया हुआ था। जो कॉस्ट पहली वाली का कॉलम होता है ना, वो जहाँ पे आप कॉस्ट पूल लिख के आगे टोटल लिख लेना। मेरा मशवरा है, टोटल नहीं लिखते थे लेकिन लिख लेना। उसकी वजह क्या है, कहीं पे उसने टोटल नहीं किया हुआ कॉस्ट का ना, तो हम उसको बांटने के लिए तो वैसे ही लिख रहे होंगे, बांटना तो उसी तरह से पड़ रहा है हमें, ठीक है। लेकिन आपको ए पार्ट के लिए टोटल FOH की कॉस्ट चाहिए भी सही, जिसको टोटल मशीन आर से डिवाइड करके आपने OAR निकालना है सिंगल वाला, तो इसी कॉलम में डाल देंगे। सोल्यूशन में शायद डला हुआ है, चले ये डला हुआ, वैसे ABC में हम डालते नहीं थे, वर्किंग है ना अपनी, ठीक है। तो अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर एंड पे टोटल कर लेना एक ब्रैकेट में डाल के सारे, लेकिन इतना टाइम कौन लगाए, ठीक है। आप 1000 में सवाल करिएगा, ओके। ये तो फुल फिगर में लिखा हुआ है। अब ये सारी कॉस्ट हैं, FOH वाली लेनी है हमने। कौन सी कॉस्ट लेनी है, FOH की कॉस्ट। ऊपर वाली 2 कोई नहीं है, ये सारी हैं बाकी, ठीक है। अब 1 बाय 1 शुरू हो जाए। 6 लाख मेंटेनेंस, 600 लिखो ना, 600 लिखो, कैलकुलेटर निकालो ताकि फिर बस एक बार ही करें। 600 डिवाइडेड बाय 682, 682 डिवाइड कर लिया। अब ये क्या आ गया, पर मशीन आर इंटू 72, 63.34,
फिर वो वापस करो जो पर यूनिट पर मशीन आर आया हुआ था इंटू 160 140.76 पॉइंट्स में ना भी लिखें तो चलेगा, फिर इंटू 450। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई डिस्कशन वाली बात अब इसमें रही है, ठीक है। तो ये तो ऐसे रेपिटेशन चलती रहेगी, अगला सवाल कर लेंगे, कोई और कर लेंगे, ठीक है। बहरहाल फिर भी देखते जाते हैं, कोई और चीज़ हो तो। एक डेप्रीसिएशन है, वो निकालना सीख लेनी चाहिए, वो थोड़ा टेक्निकल काम था, ठीक है। देख लेते हैं, फिर भी नज़र तो नहीं ना आ रही थी, डेप्रीसिएशन निकली भी नहीं थी, नीचे उसने रेट दिया, तो सवाल में अगर रेट दे रहा है तो मतलब डेप्रीसिएशन आपको निकालनी पड़ेगी। डेप्रीसिएशन भी है तो सही ना, एफओएच तो है ना, ठीक है। ऐसे ही भाई सारे खर्चे बढ़ते जाएंगे, स्टोर कंजम्पशन की बेस पे इनडायरेक्ट लेबर, ये इनडायरेक्ट वेजेस बढ़ गई, ऐसे ही ये सारे बढ़ गए। कोई मसला इनमें लगता है नज़र आ रहा है आपको? सिर्फ 2 वर्किंग्स थी जो मैंने आपको करवा दी, इन्हीं की बेस पर चलना था, ठीक है, ओके। अब डेप्रीसिएशन कैसे निकालें? वो कहता है रेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्शन की प्लांट मशीनरी, रेट ऑफ डेप्शन ऑफ फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज, अच्छा तो डेप्रीसिएशन 1560 टोटल थी। अब मसला क्या था, उसने ना डेप्शन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग भी किया हुआ था। और अगला मसला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी की बेस है मशीन आर्स मुनासिब, और बिल्डिंग की बेस तो मशीन आर नहीं हो सकती, उसकी डेप्शन की बेस तो फ्लोर यूटिलाइजेशन है, तो बेस भी अलग अलग है, सारे पे मशीन आर कैसे लगा लें, ठीक है। मुसीबत ऊपर से क्या है कि मशीन की कॉस्ट अवेलेबल है, बिल्डिंग की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, वरना टोटल कर के कुछ कर लेते। अब क्या हल है इसका? पर्चे में क्या सोचा, बस यही एक टेक्निकल पॉइंट था। वर्किंग तो बहुत आसान थी, वो तो पहले प्रैक्टिस की हुई थी। क्या सोचा, 1-2 नंबर जाने दे, वो कोशिश तो करनी थी। इसका बड़ा आसान हल था, उसने हमें टोटल डेप्रीसिएशन दी हुई है, आपने प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट और रेट गिवन है, उसकी निकाल लेनी थी, टोटल में से माइनस करना था, तो बिल्डिंग की अलग और प्लांट की अलग, बिल्डिंग वाली फ्लोर की बेस से बांटनी थी, प्लांट वाली चलो ये कर लें, आसान था ना, बस आपको ये पता नहीं था कि आसान है, ठीक है। अब वर्किंग कौन सी करें यार, वर्किंग 4 कर लें, पता नहीं उन्होंने क्या नंबर लगाया हुआ है, मैं चाहती मार लूँ, टोटल मशीन और 4 ही है ना, चलो जी, वर्किंग नंबर 4। अब डेप्रीसिएशन की वर्किंग है, किस डेप्शन की है वो हम कर लेंगे भाई, बस फिलहाल अपने समझने के लिए लिख दिया डेप्रीसिएशन। अब मैं प्रोडक्ट वाइज नहीं करता, अगर कर जाऊंगा यहीं पे तो फिर तो वैसे ऊपर ही चला जाएगा वो, ठीक है, लेकिन फिलहाल नहीं, डेप्शन टोटल डेप्रीसिएशन कितनी गिवन है, ये टोटल के नीचे लिख रहा हूं, बल्कि यहां टोटल दोबारा लिखता हूं, दरमियान में कुछ नहीं करना, ये टोटल फिर बांटना है हमने जाकर, ये बांटना है हमने जाकर, बिल्डिंग वाला फ्लोर की बेस पे, प्लांट वाला मशीन आर की बेस पे, ये पॉइंट था बस इस सवाल में, ठीक है। तो टोटल डेप्शन कितनी गिवन है, 1560, आर यू श्योर, ओके। हम क्या निकाल लें इसमें से अगर हम लेस कर दें डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब इधर देखो जरा, चुप है तो मुसीबत में ना डालना खुद को, स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम करो, पहली बात। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ मशीनरी भी आपने टोटल कर लेनी है, 6000 जमा 4000 जमा 3000, अलग अलग क्यों निकालें, कितना बनता है, 13000 पूरा। अच्छा ये मैं कहूँगा यहाँ पे क्योंकि है नहीं तो इस तरह लिख लेते हैं, कितना जी, कितना था बोलो, नहीं कितना 6000 4000 3, ये 1000 में है ना ऑलरेडी। अब ये टोटल कॉस्ट आ गई, ये लिखना था ना, वरना एग्जामिनर को कैसे पता लगता है कि 13000 कहाँ से निकाल लाए हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय, नहीं, वो तो रेट गिवन है ना, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो तो आसानी है उल्टा, ठीक है। टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं टोटल करने, क्यों करूँ टोटल, पर्चे में क्यों करूँ टोटल, कैलकुलेटर पे हो गया ना टोटल 13000 इंटू 10%, कितना आया। अब 1300 डेप्रीसिएशन अगर प्लांट एंड मशीनरी की है तो 260 जो है वो डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग। अब इतनी सी वर्किंग थी, डेप्रीसिएशन ऑफ, टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है जी। हाँ भैया, अब आपको कॉस्ट मिल गई, अब इस 1300 को आपने बांटना है, यही रेफर कर देना, वर्किंग 4 डेप्रीसिएशन, 1300 को बांटना है मशीन आर्स की बेस पर और 260 को बांटना है स्पेस की, फ्लोर एरिया की बेस, ठीक है। चेक करते हैं ज़रा,
1300 को डिवाइड करो, ये ऊपर ही मशीन आर पड़े हैं, 1300 को डिवाइड करो 682 से, कोई एक सही हो जाए तो सही है ना, फिर आगे फिर पिक कर लेंगे। करो 1300 डिवाइड बाय 682, जो भी आया है। कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट पे कर लो, सॉरी वो मेरी याद नहीं रहा था ना, होती तो फिर तो मशीन आ रही था ना। ठीक है चलो, कॉस्ट 1300 और इधर कॉस्ट गिवन है जो 13000 आपने कर ली है टोटल। ठीक है अच्छा जी, तो 1300 डिवाइडेड बाय 13000 कर लिया, आंसर आ गया। अब उसको मल्टीप्लाई करो 6000 से, 600 डन, लग गया ना, हम टिक कर लीजिए। नेक्स्ट वापस करो, जो आंसर था उसी पे लाओ, इंटू 4000 करो, फिर इंटू 3000 करो, यानी ऐसे हो गया ना, सही हो गया काम। अब मतलब ये 1300 इस्तेमाल हुआ है, ये 1300 कहाँ निकाला आपने, वर्किंग 4 में रेफर कर दिया आपने। फिर डेप्रिसिएशन 260 ही निकली है हमारी भी, शुक्र है, ये 260 है, ये भी वर्किंग 4 से आ गई। अब इसकी बेस क्या है, इसकी बेस तो सीधी सीधी गिवन है परसेंटेजेस में ऑलरेडी, इंटू 40 इंटू 35 इंटू 25 करो, इंटू 40, डन हो गया। इसके अलावा और कुछ भी इसमें मसले वाली बात नहीं थी। ठीक है, यहां से आप चलो अब देख लें, वहां से एंड कर लें। तो टोटल FOH निकल आए, ओके, उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दो और ये आपके FOH पर यूनिट आ गए, डन हो गया, सही है। नीचे क्या है, सिर्फ वर्किंग्स। सी पार्ट वैसे ही आपको बताया, थ्योरेटिकल है, आपके से नोट्स में भी था, इतने सारे नोट कर छड़े ने, फिर भी नहीं पढ़ते किताब। फिर ICAP की मैं रेफर कर देता हूँ, फॉर थ्योरी प्लीज़ रेफर ICAP बुक, फिर देख के बस डर के हट जाया करेंगे। इतना सा काम निकाला हुआ है, वो तो पढ़ लो, वो थ्योरी होती है जो आने वाली होती है। ठीक है, तो सी पार्ट आपने देख लेना है। अब A पार्ट की तरफ आते हैं, ज़रा पार्ट 2 शुरू करना है भाई ने, जल्दी करें।